हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे एग्जाम वॉरियर्स पे। आज इस रिटेल मैनेजमेंट का आखिरी यूनिट हम देखने वाले हैं, यूनिट नंबर 4 को, जिसके अंदर आपका लेसन सबसे पहले आता है लेसन नंबर 6। दो लेसन है इसके अंदर। लेसन 6 के अंदर आपका आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन रिटेलिंग, HRM इन रिटेलिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में आपने पहले की विगत प्रीवियस सेमेस्टर्स में आपने कर रखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा नया टॉपिक आपके लिए है नहीं है, बस रिटेलिंग के अंदर आपको पढ़ना है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन रिटेलिंग रेफर्स टू द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉयज। सिंस रिटेल इज सर्विस इंटेंसिव इंडस्ट्री, एम्प्लॉयज आर द डायरेक्ट लिंक बिटवीन रिटेलर एंड कस्टमर। एफिशिएंट HRM डायरेक्टली इम्पैक्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सेल परफॉर्मेंस एंड ब्रांड इमेज। वही सारी चीज़ें आ जाती हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं आप, रिक्रूटिंग कैसे कर रहे हैं, ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कैसे रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अब अगर रिटेलिंग के अंदर आप देखें तो रिटेलिंग के अंदर डायरेक्ट है ना, रिटेलर और कस्टमर का रिलेशन होता है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह अच्छा रहेगा तभी काम हो पाएगा। इसलिए HRM पे भी हमारे को काम करना चाहिए। क्या क्या इंपॉर्टेंस है HRM के रिटेल के अंदर? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस आपको दे रखा है, इंश्योर करता है हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस। इससे है ना कस्टमर को बेहतर सर्विस मिल सकती है। अगर बेहतर स्टाफ होंगे आपके पास, पोलाइट होंगे, ट्रेंड होंगे, नॉलेजेबल होंगे, तो बढ़िया तरीके से बात करेंगे, बढ़िया तरीके से आपका व्यापार करवाएंगे। रिड्यूस होता है एम्प्लॉय टर्नओवर। रिटेल फेसिस हाई एट्रीब्यूशन ड्यू टू लॉन्ग आवर एंड लो एंट्री बैरियर्स। HRM रिड्यूस टर्नओवर थ्रू फेयर वेजेस, इंसेंटिव, कैरियर ग्रोथ एंड पॉजिटिव वर्क कल्चर। इसके अंदर है ना एम्प्लॉय टर्नओवर काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, और HRM की वजह से रिड्यूस हो जाता है टर्नओवर थ्रू फेयर वेजेस तरीके से, वेजेस वगैरह मिलता है, कैरियर ग्रोथ मिलता है, और एम्प्लॉयज़ को ओवरऑल अच्छा लग रहा होता है। इम्प्रूव होता है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी। इसकी वजह से है ना जितने भी मतलब एम्प्लॉय होंगे ना, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एनहांस होता है हमारे ब्रांड का इमेज। अगर बढ़िया एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तो हमारे ब्रांड का इमेज भी बिल्ड होता रहता है। इनसे मैनेज हो पा रहा होता है सीजनल डिमांड। सीजन की अगर कोई डिमांड आ रही है, पीक सीजन है नहीं है, तो उसमें भी सीजनल डिमांड हम फुलफिल कर पा रहे होते हैं, सपोर्ट कर पा रहे होते हैं टेक्नोलॉजिकल एडेप्शन को। मतलब कि अगर हमारे एम्प्लॉय को नए टेक्निक्स पता है तो हमारे को हेल्प भी कर सकता है और संभाल भी आराम से सकता है। एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय को इंसेंटिव देते हैं, सपोर्ट करते हैं, सुपरविजन, जिससे कि उसके अंदर मोटिवेशन आता है और काफ़ी बढ़िया से काम करता है। लीगल कंप्लाइंस के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंश्योर करता है कंप्लाइंस विद लेबर लॉज रिलेटेड टू वेजेस, वर्किंग आवर, लीव। अगर आप प्रॉपर HRM कर रहे हैं ना, तो आप सरकार की सारी चीज़ें मान रहे हैं, लेबर लॉ जितने भी हैं, वेजेस से रिलेटेड या फिर वर्किंग आवर्स से रिलेटेड जो भी नियम बनाए हैं सरकार ने, आप उनको भी फुलफिल कर पा रहे होंगे। HRM प्रोसेस अगर आप रिटेल के अंदर देखें तो सबसे पहले आ जाता है आपके पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, फोरकास्टिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, कंसिस्टेंट। इसके अंदर आप है ना देखते हैं कितने और किस प्रकार के एम्प्लॉय आपको चाहिए, साइज़ का स्टोर का साइज़ क्या है, शिफ्ट कितनी है, फुटफॉल कितना है, सीजनल डिमांड कितना है। फिर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में आप वॉक इन इंटरव्यू रखते हैं, जॉब पोर्टल वगैरह के माध्यम से रिक्रूट करते हैं, उनमें से सिलेक्शन करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइक स्टोर हमारा ऐसा है, इसके अंदर आपको इस प्रकार से ये काम करनी होगी। परफॉर्मेंस अप्रेजल भी देते हैं, मतलब समय समय के साथ उनको इवेल्युएट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, यूजर सेल्स टारगेट, कस्टमर सर्विस क्वालिटी एंड ऑल, और कंपनसेशन और बेनिफिट भी उनको प्रोवाइड करते हैं। मोटिवेशन एंगेजमेंट बनाए रखते हैं, एम्प्लॉय रिलेशन बिल्ड करते हैं और कंप्लायंस बना के रखते हैं। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हमारे HRM में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं आपके HRM में रिटेल के अंदर? तो सबसे पहला, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल अमंग्स एम्प्लॉय, मैनेजिंग सीजनल टेम्पररी स्टाफ, long and irregular working hour, workforce diversity and cultural difference, resistance to technology adoption and stressful work environment due to customer pressure। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से भरा कार्यक्रम होता है यहाँ पे। खुद आपका लेसन नंबर 6। अब आ जाते हैं लेसन नंबर 7 की तरफ, जिसके अंदर आपको पढ़ना है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको आप CRM बोलते हैं। तो इसके अंदर सीधा सा एक चीज़ तरीका हो जाता है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर है ना आप एक्वायर करते हैं, रिटेन करते हैं, डेवलप करते हैं रिलेशनशिप विद कस्टमर। अब कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर कुछ की कंपोनेंट आ जाते हैं। सबसे पहले डाटा कलेक्शन, आप है ना गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे कस्टमर का डाटा फ्रॉम परचेज, फीडबैक एंड डिजिटल चैनल वगैरह के माध्यम से। और कस्टमर सेगमेंटेशन देखेंगे, ग्रुपिंग कस्टमर बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, किस जगह के लोग आ रहे हैं आपके पास ज़्यादा और किस प्रकार का सामान आपसे खरीद रहे हैं। टारगेटेड मार्केटिंग आप करा करेंगे, पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशंस के द्वारा आप ईमेल, SMS, सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से मार्केटिंग करेंगे, उनसे जब पहुंच सके। लॉयल्टी प्रोग्राम चलाएंगे, जैसे कि आप रिवार्ड करेंगे रिपीट कस्टमर को विद पॉइंट, लाइक आप शॉपिंग करने आते हैं तो आपको हर 1000 रुपये की पे 100 को पॉइंट मिलेंगे, और 1000 पॉइंट इकट्ठे होने के बाद आपको 1000 रुपये का ऑफ। अब इस चक्कर में बंदा 10 बार शॉपिंग खरीदने आएगा, 10 बार को अगर आपसे वो रिटेल में ले रहा है सामान, तो आपको देने में कुछ नहीं अखरेगा 1000 रुपये का कूपन वगैरह, अगर आपने मार्जिन वगैरह उसके अकॉर्डिंगली सेट कर रखा है तो। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं CRM के?
कस्टमर का रिटेंशन बन जाता है, इंक्रीज हो जाता है हमारी ब्रांड की लॉयल्टी एंड इंप्रूव हो जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और हाई रिवेन्यू थ्रू क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग। क्रॉस सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और अपसेलिंग भी बढ़ जाती है। रिटेल मर्केंटाइजिंग आपने ऊपर पढ़ लिया था, मर्केंटाइजिंग के अंदर प्लानिंग, बाइंग, प्राइसिंग ये सारी चीज़ें आ जाती है, जिससे कि सेल्स बढ़े और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। बाइंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात देखें तो सेंट्रलाइज्ड बाइंग होता है, जिसके अंदर एक हेड ऑफिस होता है, डिसेंट्रलाइज के अंदर डिसीजन जो होता है स्टोर लेवल के ऊपर हो रहा होता है, और हाइब्रिड भी होता है जिसके अंदर दोनों तरीके से होता है। आप स्टोर लेवल पे भी करवा सकते हो और बाहर निकल के भी करा सकते हैं। की रोल इन मर्केंटाइजिंग, क्या क्या रोल होता है मर्केंटाइजिंग के अंदर? सबसे पहले आ जाता है बाइंग टीम। एक होती है बाइंग टीम जो कि सिलेक्ट करती है प्रोडक्ट को, नेगोशिएट करती है सप्लायर्स के साथ। फिर आता है मर्केंटाइजिंग प्लानर जो कि फोरकास्ट करते हैं डिमांड कितनी है पर्टिकुलर चीज़ की और मैनेज करने का काम करते हैं, इन्वेंट्री एंड ऑल। फिर आ जाता है असॉर्टमेंट प्लानिंग, इसके अंदर है ना डिसाइड किया जाता है प्रोडक्ट मिक्स बेस्ड ऑन कस्टमर नीड। अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट रखे जाते हैं जिससे कि कस्टमर को जो चाहिए वो मिल पाए, कस्टमर की नीड फुलफिल कर पाए। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है इसके अंदर? स्ट्रॉन्ग वेंडर रिलेशन होने चाहिए, डाटा एंड एनालिटिक्स का यूज़ करना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए। डिवाइजिंग मर्चेंटाइज प्लान, इसके अंदर आपके पास आ जाता है मर्केंटाइज प्लान इंश्योर द राइट प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। सही समय पर सही वस्तु सही जगह पर और सही कीमत पे मौजूद होना ही मर्केंटाइजिंग प्लान हो जाता है, डिवाइजिंग मर्केंटाइज प्लान हो जाता है। अब इसके अंदर सेल फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, हमारे को इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ता है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बना के रखनी पड़ती है। प्लानिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है? टॉप डाउन अप्रोच मेथड आता है, बॉटम डाउन अप्रोच आता है, फिर ओपन टू बाय आता है। अब टॉप डाउन अप्रोच मेथड की बात करें तो इसके अंदर है ना टॉप मैनेजमेंट पर टारगेट होता है, ठीक है। बॉटम डाउन की बात करें तो स्टोर लेवल पे या फिर कैटेगरी लेवल पे काम हो रहा होता है, और ओपन टू बाय लेवल के अंदर कंट्रोल जो होता है बजट्स का रियल टाइम में होता है, जैसे चल रहा है वैसे चला दिया जाता है। श्रिंकेज इज रिटेल, रिटेल के अंदर किस प्रकार से श्रिंकेज है, मतलब सिकुड़ा पना है। श्रिंकेज का मतलब क्या है? यहाँ पे इन्वेंट्री का लॉस हो जाना ड्यू टू रीजन अदर देन सेल। लाइक सामान आपका ख़राब हो गया, एम्प्लॉय की चोरी कर ली, वेंडर ने धोखा दे दिया, कुछ इस प्रकार की चीज़ें जो आपकी इन्वेंट्री में कमी आ जाती है, इसको श्रिंकेज कह सकते हैं आप। प्रिवेंटिव मेजर क्या रहेंगे इसके लिए? आप सीसीटीवी का इस्तेमाल करेंगे, रेगुलर इन्वेंट्री ऑडिट कराते रहेंगे, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देकर उनको बताएंगे कि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर आखिरी टॉपिक है आपके पास मार्कअप एंड मार्कडाउन वाला। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप वो प्राइस होता है बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एडेड टू कवर एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट। वो प्राइस जिसको आप ऐड करते हैं कॉस्ट प्राइस के साथ सेलिंग प्राइस में, जिससे कि आपके एक्सपेंसेस और प्रॉफिट सारा मैक्सिमाइज हो पाए। और मार्कडाउन की बात करें तो मार्कडाउन है ना रिडक्शन होता है इन सेलिंग प्राइस टू क्लियर इन्वेंट्री। लाइक अभी एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है या फिर फाइनेंशियल ईयर का एंड हो रहा है, तो उस टाइम आपने देखा होगा कंपनीज है ना काफ़ी बड़े बड़े ऑफर देती है। क्यों देती है? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये इन्वेंट्री क्लियर हो, या फिर कोई स्टॉक है, कोई पर्टिकुलर फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कार्स हो गई, वो हमें पता चल गया कि 2025 की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है फॉर एग्जांपल, और अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, तो इस पर काफ़ी भारी डिस्काउंट मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि कंपनी चाहती है कि ये पुराना स्टॉक क्लियर हो, क्योंकि अगले साल 2026 में अगर अप्रैल महीने में कोई पर्सन प्लान करता है तो कहेगा 2026 की इन्वेंट्री क्यों नहीं है, 2025 का माल है तो इसलिए कंपनी है ना रिडक्शन करती है, उसको मार्कडाउन कहते हैं। रीज़न क्या होता है? स्लो मूविंग स्टॉक, सीजनल चेंज या फिर कॉम्पिटेटिव प्रेशर। अब टाइप ऑफ मार्कडाउन की अगर आप बात करें तो टेम्परेरी रिडक्शन भी करते हैं कुछ समय के लिए, माल क्लियर करने वाला क्लियरेंस सेल कर रहे हैं, या फिर आप प्रमोशनल डिस्काउंट दे रहे हैं, लाइक क्रिसमस ऑफर, लाइक ईद ऑफर, दिवाली ऑफर, इस प्रकार की चीज़ें आप ऑफर कर रहे हैं। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? डाटा बेस्ड प्राइसिंग डिसीजन होना चाहिए, टाइमली मार्कडाउन करते रहना चाहिए और यूज़ करना चाहिए हमारे को डायनेमिक प्राइस टूल्स का। ये था आपका यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर लेसन 7 कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट और लेसन नंबर 6 आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपने कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अब इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। जल्दी मिलते हैं हम अपने अगले चैप्टर के अंदर। चारों यूनिट आपकी करा दी गई हैं, टेलीग्राम पे PDF चारों की पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी बन चुकी होगी, बन जाएगी नहीं बनी है तो, और आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला पेपर जो भी आप कमेंट करिएगा, और मे भी आपका लास्ट पेपर होने वाला है, तो चैनल के आखिरी पेपर की तैयारी करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 8th सेमेस्टर की पूरी तैयारी हम है ना पेपर खत्म होने के कुछ दिनों के बाद से स्टार्ट कर देंगे। और ये पहली बार था, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट चल रहा है, नहीं तो हमारे पास पहले आपको प्रोवाइड करने का काम जरूर करेंगे। धन्यवाद।